हेलो। हाँ बेटा, तो अपना टॉपिक चल रहा था हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और इसको ढंग से समझे बेटा। अच्छा, एक चीज आपने बेटा देखी होगी, आज न्यूज़पेपर में एक न्यूज। लाना प्लीज। इंट्रो मेरे को आता है कनेक्ट करने मुझसे दे रहा। तो मेरे हेडफोन्स आधे भाग में कनेक्ट हो गए थे। कुछ हुआ है इनको। हेलो। हाँ बेटा, न्यूज़पेपर में एक न्यूज थी कि कोरोना की वैक्सीन आपके नेक्स्ट ईयर सितंबर तक आ जाए तो बड़ी बात है ना। ये बात कौन कह रहे हैं? यूएस वाले साइंटिस्ट कह रहे हैं बेटा। समझो कि आपका 11th 12th का ऑलमोस्ट जो पार्ट है वो ऐसे ही निकलने वाला है। तो प्लीज आप सीरियस हो जाए पढ़ाई के लिए, मस्ती मत मारें हम, क्योंकि आपकी 11th का ऑलमोस्ट आधा पार्ट, आधा टाइम आपका कवर अप हो चुका है बच्चों, है ना। 11th जितना 12th में उतना ही बेनिफिट मिलेगा आपको, ठीक है। चलो बच्चों, एक बात बताओ बेटा, अगर मैं आपसे ये पूछूं, देखिए मैंने बोला हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, आपको कि हाइड्रोजन की बॉन्ड की स्ट्रेंथ वाटर एंड H2O2 इन दो में बतानी है बेटा। देखो, एक मेरे पास वाटर है और एक मेरे पास H2O2 है, तो किस में हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, क्यों होगी, कौन एक्सप्लेन करेगा? बोलो बच्चों, बच्चा है जो एक्सप्लेन करेगा इसको, बोलो भाई। कोई समझाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ? कोई भी बच्चा अपना हैंड रेज करें। वैभव कुलरिया, आप बताएंगे? लावण्य जग्गा, आकाश योगी, आर्ची गांधी, चित्रा मोदी, रिया सहगल, अलीसा बिश्नोई, नंदिनी आर्या, अक्षिता नौलखा, विश्वजीत, देवकिशोर व्यास, नेहा दादीच। नेहा दादीच, आप बताएंगे बेटा? नेहा दादीच, क्लास में हो आप? बोलो। देखो बेटा सुनो, हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ बेटा वो वाटर में ज्यादा होगी। अब आप कहोगे कि सर ऐसा कैसे? देखो समझते हैं बेटा, ध्यान देना, ये लिखा मैंने, ठीक है। ये वाटर एंड H2O2, देखो बेटा, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खींचेगा, इससे खींचा तो +1 -1, इससे खींचा तो +1 एंड -1। ओवरऑल इस पे डेल्टा -2 जनरेट हुआ क्या? बोलो बच्चों, बोलो, हो गया? अब बताओ बेटा, इधर देखो, इधर +1, ये हो गया,
अच्छा बच्चे एक बात बताओ, इस ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड के कारण कोई चार्ज डेवलप होगा क्या? इस बॉन्ड के कारण, ये तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बीच में है, इसके कारण ऑक्सीजन पे कोई चार्ज आएगा क्या बच्चों? क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा बताओ? क्योंकि दोनों एटम बच्चों एक ही जैसे हैं, ईएन डिफरेंस जीरो है बच्चों। इज इट क्लियर? क्लियर बच्चों? बोलो बेटा क्लियर है? अब एक बात बताओ, किस ऑक्सीजन पर चार्ज ज्यादा है? बताओ बच्चों, किस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है? वाटर वाली ऑक्सीजन पर या H2O2 वाली ऑक्सीजन पर? वाटर वाली ऑक्सीजन पर है बच्चों। तो मुझे बताओ किसका लोन पेयर डोनेशन की टेंडेंसी ज्यादा होगी? किसकी लोन पेयर की डोनेशन की टेंडेंसी ज्यादा होगी? वाटर की होगी ना बच्चों। क्यों? क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। आपको याद है क्या, जब अपन ने हाइड्रोजन बॉन्ड लिखा था तो इसमें बोला था ना कि इट इज पार्शियल डोनेशन ऑफ लोन पेयर। देखो बेटा कहाँ लिखा था, ये देखो ये पढ़ा, ये पढ़ा पार्शियल डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एक्टिव हाइड्रोजन। तो अब बताओ बेटा, लोन पेयर को डोनेट कौन अच्छे से कर पाएगा? वाटर कर पाएगा? कर पाएगा बच्चों? बताओ किसका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हुआ? बोलो बच्चों, वाटर का हुआ? तो देखो बेटा अपन क्या बोलेंगे कि इन वाटर पार्शियल चार्ज on oxygen is more than that of oxygen of H2O2 है बच्चों। बोलो, in water partial charge on oxygen is that of oxygen of H2O2। बोलो बच्चों ये बात सही है? तो अपन ऐसा बोलेंगे इट मीन्स water has more tendency of lone pair donation। बोलो बच्चों, in water partial charge on oxygen is more than that of oxygen of H2O2, it means water has more tendency of lone pair donation। क्लियर बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ समझ में आ गई? अब बताओ बेटा ध्यान से सुनना। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, देखो बेटा इनमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर उल्टा आता है। अब आप कहोगे सर ये क्या मजाक कर दिया आपने, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना तो अच्छा वाटर में था और आपने ये बोल दिया कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा H2O2 का है। ऐसा क्यों बच्चों? बताओ भाई, कौन बताएगा? बोलो बच्चों, प्रज्ञा फलोदिया आप बताएंगे? रिया साइकिल वेल्डन बेटा। निहल यादव मोर बॉन्ड ऑर्डर। और बताओ बच्चों, मॉलिक्यूलर मास। अच्छा और बोलो, आने दो जो आपके मन में आ रहा है। देखो बेटा सुनो, ध्यान से सुनना।
देखो ये वाटर है बच्चों, ठीक है, और ये आपका H2O2 है बच्चों। अब मुझे बताओ कि वाटर में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड सेंटर कितने हैं? बताओ। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग सेंटर देखो बेटा, दो तो लोन पेयर हो गए और दो H हो गए, तो टोटल 4 हो गए क्या? 4 हो गए बच्चों। इसमें देखो, दो तो H हो गए, दो ये लोन पेयर और दो ये लोन पेयर, कितने हो गए बच्चों? बताओ। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग सेंटर वाटर में 4, H2O2 में कितने हुए? 6 हो गए। तो मुझे बताओ बेटा, ओवरऑल बॉन्ड ज्यादा कौन बना रहा है? बताओ बच्चों। ओवरऑल बॉन्ड ज्यादा कौन बना रहा है? H2O2 बना रहा है ना? बना रहा है बच्चों। तो बस नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा होने के कारण H2O2 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आता है बच्चों। समझ में आया क्या? बोलो। समझ में आ गई बात सबको? देखो बेटा एक बार बताओ, जैसे मैं कि दो बच्चे है ना, इनके फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में नंबर देखते हैं। देखो फिजिक्स में इस बच्चे के मान लो 180 में, ठीक है, और इस बच्चे के नंबर आए 130। केमिस्ट्री में इस बच्चे का आ रहे हैं मान लीजिए 100, इसके आ रहे हैं 140। बायोलॉजी में इस बच्चे के नंबर आ रहे हैं मान लीजिए 280 और इस बच्चे का आ रहे हैं 320 आ रहे हैं बच्चों। तो मुझे बताओ कौन सा बच्चा ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है? ए वाला या बी वाला? देखो बी वाला कर रहा है बच्चों। सिर्फ आप ये सोच लो कि इसने फिजिक्स में भैया पूरे में से पूरे नंबर ले आए, सिर्फ फिजिक्स से पार पड़ेगी नहीं, ओवरऑल परफॉर्मेंस देखो। तो बेटा ओवरऑल परफॉर्मेंस किसकी अच्छी थी? H2O2 की या H2O की? बताओ बच्चों। ओवरऑल परफॉर्मेंस H2O2 की अच्छी है बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया? तो बेटा देखो स्ट्रेंथ पूछे अलग बात है और बॉइलिंग पॉइंट पूछे अलग बात है। देखो बेटा सुनो, ये बताओ हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ, अगर मैं आपसे ये बोलूं मेरे पास ये NH3 और ये हाइड्रोजीन है, बताओ किसकी हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ अच्छी होगी? कंफर्म बेटा NH3 की होगी क्या? क्यों होगी? देखो समझ आ गया होगा। देखो 3 हाइड्रोजन के कारण पार्शियल -3 चार्ज डेवलप होगा, और इसमें देखो बेटा सुनो, इसमें पार्शियल -2 डेवलप होगा बच्चों। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? क्लियर है? क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ HF H2O और NH3, बेटा ये आता है HF H2O NH3, सही बात है क्या?
क्योंकि फ्लोरीन की ईएन ज्यादा है बच्चों, बोलो बेटा, फ्लोरीन की ईएन ज्यादा है ना। ठीक है, अब बताओ, अब देखो बात बॉइलिंग पॉइंट की करें। देखो बेटा, आता है 100 डिग्री सेल्सियस, HF का आता है 20 डिग्री सेल्सियस, और NH3 का आता है -33 डिग्री सेल्सियस। कैसे एक्सप्लेन करोगे बच्चों, अब बताओ कैसे एक्सप्लेन करोगे। वेरी गुड। देखो बेटा सुनो, जैसे जैसे अपन इधर जाएंगे क्या होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल डिक्रीज होते जाएंगे, ठीक है ना। तो बोलो बेटा क्या होता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, बेटा अमोनिया का जो है ना हाइड्रोजन बॉन्ड है वो बहुत ही वीक है, ध्यान से सुनना। अमोनिया का हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही वीक है। अमोनिया नेचर में कौन सी फिजिकल स्टेट मिलती है बच्चों बताओ, गैसियस फेज में मिलती है ना। और वाटर कौन सी फिजिकल स्टेट मिलता है, लिक्विड में मिलता है। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया ना कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा बेटर है और अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं है। अब देखो बेटा सुनो, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिए। ये बेटा सबसे पहले बताओ, इधर से इधर अगर आप जा रहे हो तो देखो बेटा साइज कम होगा। इसका मतलब साइज सबसे बड़ा किसका है इन तीनों में, नाइट्रोजन का साइज सबसे बड़ा है बच्चों, है बच्चों। अब देखो इसके ऊपर एक लोन पेयर, दो लोन पेयर और तीन लोन पेयर है कि नहीं है। तो मुझे बताओ साइज कम होता गया और चार्ज डेंसिटी बढ़ती गई। बोलो बच्चों, ज्यादा अवेलेबल इलेक्ट्रॉन किस पर है, नाइट्रोजन पर या फ्लोरीन पर, फ्लोरीन पर है ना बच्चों। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि देखो नाइट्रोजन हैज लार्ज साइज एंड लो चार्ज डेंसिटी, and due to this reason it forms very weak हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ आ गया बच्चों। तो बेटा ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर मेरे हिसाब से आप याद कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना, क्योंकि ये प्रैक्टिकली निकाले हुए हैं, ये प्रैक्टिकली निकले हुए हैं बच्चों, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बताओ, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इज, देखो बेटा
हाँ जी, कौन बताएगा? एकदम अच्छे से सोच के बताओ। आपका आंसर क्या होगा? और बहुत ही झन्नाटेदार क्वेश्चन है ये, मस्त वाला। युवराज सिंह सी बोल रहा है। निखिल भाटिया, आप बताएंगे? निखिल भाटिया, देखो बेटा सुनो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये। सबसे पहले देखो बेटा, हाइड्रोजन जो जुड़ी हुई है कोवलेंट बॉन्ड से, या तो वो जुड़ी हुई है ऑक्सीजन से, या वो जुड़ी हुई है किससे? या तो जुड़ी हुई है वो ऑक्सीजन से, या वो जुड़ी हुई है हाइड्रोजन से। तो बताओ, अगर वो ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है तो ऑक्सीजन की एन होती है 3.5 और नाइट्रोजन की एन होती है बच्चों 3। तो बताओ कौन सी हाइड्रोजन ज्यादा एक्टिव है? बोलो पहले ये बताओ, कौन सी हाइड्रोजन? ऑक्सीजन वाली होगी बच्चों। अब देखो, अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करना है। देखो इधर से ये ऑक्सीजन है और इधर से ये नाइट्रोजन है। तो मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन को डोनेट इजीली कौन करता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट इजीली कौन करेगा? ऑक्सीजन या नाइट्रोजन करेगा? नाइट्रोजन करेगा बच्चों, क्योंकि नाइट्रोजन की ईएन क्या है? कम है ना। तो अब बताओ, यहां इसका देना कम होगा, जबकि यहां ये बहुत अच्छे से दे पाएगा। तो बताओ पार्शियल डोनेशन ऑफ लोन पेयर इसमें अच्छा है, ए में या बी में? बोलो बच्चों, बी में। तो आंसर जाएगा बी जाएगा। एक ही बच्चे का आंसर सही था, वत्सल सारस्वत का, है ना। आंसर जाएगा बी, वत्सल सारस्वत का सही था आंसर। अच्छा, लक्ष्य जोशी का भी सही है। ओके बेटा, समझ में आया। तो देखो बेटा सुनो, क्या देखोगे? फर्स्ट सी एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, है ना। और ये किस पर डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करेगी बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएन। फर्स्ट सी एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, है ना। देन सी लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी। क्या देखनी है फिर? लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी, ठीक है ना। तो लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी अपन देखेंगे, ये बात समझ में आएगी बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर मान लो मैं आपको इस पे एक क्वेश्चन बताता हूं, देखो एक मिनट रुको आप। एक दो ऑर्डर के क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको, ढंग से सुनना। देखो जैसे मैं ये लेता हूं OH F OH O और OHN। बताओ इसमें ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, कौन सा अच्छा होगा बच्चों? बताओ कौन सा अच्छा होगा? देखो बेटा, ये तो सब में कॉमन है, ये तो सब में कॉमन है,
तो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से डोनेट कौन करेगा? लोन पे डोनेशन की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसमें होगी? वेरी गुड भाविका, नाइट्रोजन में होगी ना बेटा, क्योंकि नाइट्रोजन की ईएन कम है ना। चलिए बच्चों ये बताओ, FH ये लिया मैंने, फिर मैंने OH ये लिया मैंने, फिर मैंने NH ये लिया। अब बताओ, अब देखो इधर ये सब में कॉमन है, ये सब में कॉमन है। तो अब क्या देखेंगे, किसकी ज्यादा एक्टिव है? ये है बेटा, है ये समझ में आ गया बच्चों? चलो ये वाला बताओ। एक मिनट बेटा, बताओ बच्चों, OHO, NHN और NHO। सबसे पहले देखो, ये हाइड्रोजन ज्यादा एक्टिव है, क्यों? किससे अटैच है? ये हाइड्रोजन ज्यादा एक्टिव है, ठीक है। फिर ये देखो, ये दोनों तो सिमिलर है, तो सबसे पहले अपन इसको देंगे। इन दोनों में लड़ाई कैसे खत्म करेंगे? देखो यहां लोन पे डोनेट कर रहा है नाइट्रोजन, और यहां लोन पे डोनेट कर रहा है ऑक्सीजन। बोलो बच्चों, तो पहले क्या देखोगे? फर्स्ट सी एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, देन सी लोन पे डोनेशन टेंडेंसी। समझ में आ गया क्या? बोलो बच्चों, ठीक है। चलो ये बेटा हमारा हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड भी कंप्लीट। अब अपन चलते हैं बच्चों मेटेलिक बॉन्ड पर, है ना। तो बच्चों हमने कौन कौन से बॉन्ड पढ़ लिए बताओ? हमने आयनिक पढ़ लिया, कोवलेंट पढ़ लिया, कोऑर्डिनेट पढ़ लिया, वांडरवॉल पढ़ लिया, है ना, हाइड्रोजन पढ़ लिया। अब बॉन्ड में ये लास्ट बचा है, और इसके बाद एक थ्योरी आएगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, है ना। तो चैप्टर आपका नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा बच्चों। अब देखो मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, देखो बेटा क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which is present between two or more metal atoms is known as metallic bond, है ना। क्या बोला? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज प्रेजेंट, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज प्रेजेंट बिटवीन टू और मोर मेटल एटम्स इज नोन एज मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, ये बॉन्ड किस किस के बीच में बनेगा? नाम से पता लग रहा है मेटेलिक बॉन्ड। बोलो बच्चों, मेटल मेटल के बीच में, है ना। तो क्या बोलेंगे? इट इज फाउंड बिटवीन टू मेटल एटम्स, है ना बेटा। समझ में आ गई बात? अब देखो बेटा सुनो, ये जो बॉन्ड है इट इज ए नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। इस बॉन्ड की कोई डायरेक्शन नहीं होती बच्चों, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है ना। एंड इट इज नाइदर आयोनिक नोर कोवलेंट, ना तो ये आयनिक है और ना ये कोवलेंट है। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे?
वो अपन समझते हैं बच्चों, देखो है ना। इट इज एक्सप्लेन बाय फॉलोइंग थ्योरीज। तो हमें इनको बेटा इन थ्योरी से एक्सप्लेन करना है। अब ये जो ऊपर पॉइंट लिखा है ना, ये मैं आपको सारे एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। देखो सबसे पहली जो थ्योरी है ना, वो है बच्चों इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, ठीक है, या इसको अपन बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल या फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, ठीक है। अब देखो बेटा इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। एक बात सुनो बेटा, आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो नोट्स लिखने पे ज्यादा ध्यान देते हैं, समझने पे कम ध्यान देते हैं। बेटा उल्टा करो, समझने पे ध्यान ज्यादा दो, क्योंकि आपको सारे नोट्स प्रिंटेड पीडीएफ की फॉर्म में मिलते हैं ना, सब कुछ लिखा होता है उसके अंदर। समझने पे ज्यादा ध्यान दिया करो बेटा, जितना समझोगे मार्क्स उतने अच्छे आएंगे। समझ लो मेरी बात। अरे ये सारा आपको पीडीएफ सेंड की जाती है ना बेटा, प्रिंटेड नोट्स की, तो समझने पे ध्यान दो ना। अब देखो बेटा सुनो, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल क्या है, समझो ढंग से। मान लो मेरे पास ये एक मेटल है सोडियम। बच्चों बताओ मेटल का जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो कम होती है या ज्यादा होती है? मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बच्चों? बहुत ही कम होती है। कम होती है ना बच्चों। तो ये बहुत आराम से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं बच्चों। कर देता है, कर दिया बच्चों। तो देखो जैसे इस इलेक्ट्रॉन को लूज किया, ये बन गया बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, हुआ क्या कि जो ये केटाइन बना, इसको अपन बोलते हैं कर्नल, KERNEL, और इसको बोलते हैं बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन। समझ आ गया? अब देखो बेटा, अगर एक मेटेलिक क्रिस्टल को अपन लें, ध्यान से सुनना, तो उस मेटेलिक क्रिस्टल में ऐसे बहुत सारे केटाइन होंगे, है ना, बहुत सारे केटाइन होंगे। इन केटाइंस को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? कर्नल बोलते हैं। और इनके बीच बीच में इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन होंगे, होंगे बेटा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसका मतलब ये किधर ही जा सकते हैं ना बेटा। जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसा नहीं है कि वो यही रहेगा, वो यहाँ आ सकता है, वो यहाँ आ सकता है, वो यहाँ आ सकता है, वो कहीं भी जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। यानी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन तो नहीं है ना बच्चों? बोलो बेटा, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है क्या? नहीं है। तो बताओ ये डायरेक्शनल हुआ या नॉन डायरेक्शनल हुआ? बोलो बच्चों, ये डायरेक्शनल हुआ या नॉन डायरेक्शनल? नॉन डायरेक्शनल हो गया, हो गया बच्चों। अब देखो ये आयनिक क्यों नहीं हुआ? आयनिक के लिए क्या जरूरी था कि एक मेटल हो और एक नॉन मेटल हो। आयनिक तभी बनता है ना बच्चों जब एक मेटल हो और दूसरा नॉन मेटल हो, तो वो भी नहीं है, दोनों ही मेटल है। और कोवेलेंट के लिए क्या जरूरी है? कोवेलेंट के लिए क्या जरूरी है? दोनों ही नॉन मेटल हो, वो भी यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब समझ में आ गया कि ये नेचर इनका ना तो आयनिक है ना कोवेलेंट। अब देखो बेटा सुनो, अब हम क्या कह रहे हैं कि देखिए ये पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन, दोनों पे चार्ज अपोजिट है, तो इनके बीच में कुछ फोर्स लगेगा, लगेगा बच्चों। तो ये जो फोर्स लगता है ना, इसी फोर्स को बेटा अपन मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। समझ में आ गया? तो इस मॉडल ने मेटेलिक बॉन्ड की क्या डेफिनेशन दी बच्चों? कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कर्नल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन।
इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? बोलो। तो क्या बोलते हैं? मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है ना? तो मेटेलिक बॉन्ड क्या हुआ बच्चों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, बिटवीन कर्नल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कर्नल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। बोलो बच्चों, ये समझ में आ गया? अब मुझे क्या आता है बेटा, अगर आप इसमें ध्यान दो तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है बच्चों। ये क्या है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन है बच्चों। तो देखो, अगर अपन इस थ्योरी से बात करें तो बेटा एक बात बताओ, इस थ्योरी से अपन क्या क्या समझा सकते हैं? ये थ्योरी देखो बच्चों, ये थ्योरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी समझा देती है ना। ये थ्योरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बच्चों, मेटेलिक वायर से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। मेटेलिक वायर से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। क्यों होता है बताओ? क्यों होता है मेटेलिक वायर से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो? क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है वैसे ही हीट का फ्लो होता है बच्चों। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, है ना, अपन कह सकते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। हीट का फ्लो होता है, गर्म पानी में आप एक चम्मच रख दो, थोड़ी देर बाद चम्मच का जो पार्ट बाहर है, जो पानी में डूबा हुआ नहीं है, वो भी गर्म हो जाता है बच्चों। बोलो, गर्म होता है ना? ठीक है। और अपन क्या समझा सकते हैं बच्चों? मेटेलिक लस्टर, ये भी समझा सकते हैं। लस्टर का मतलब समझ गए? चमक, ब्राइटनेस। गोल्ड की ब्राइटनेस अलग होती है बच्चों, सिल्वर की अलग होती है, एल्यूमिनियम की अलग होती है ना बच्चों? बोलो। अभी जो मैं जो कलर यूज कर रहा हूं, ये गोल्डन कलर है, दिख रहा है आपको? है ना बेटा? तो बेटा एक चीज बताओ, ऐसा क्यों हुआ? देखो, ध्यान दीजिए। यहाँ पे बेटा ये मान लो फ्री इलेक्ट्रॉन पड़ा इसके पास, ठीक है फ्री इलेक्ट्रॉन। इस फ्री इलेक्ट्रॉन को जैसे ही एनर्जी मिली, एनर्जी मिलते ही ये क्या होगा? ये हायर एनर्जी लेवल में जाएगा बच्चों। बोलो, जाएगा क्या? इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूं मैं, देखो बेटा एक चीज बताओ, आप कभी किसी शोरूम में कभी शॉपिंग करने गए हो तो वहां आपने एक चीज देखी थी क्या, कि वहां पे क्या होता है बेटा, जैसे ही कोई कस्टमर अंदर एंटर करता है वो सारी वहां पे जो लाइट होती है जला देता है, देखा है? बोलो। और उस लाइटिंग में क्या होता है कि अगर वहां पर जैसे कोई मेटल का यूज आ रहा है तो जैसे ही उसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, लाइट गिरेगी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा और हाई एनर्जी लेवल में चला जाता है। तो वहां वो इतना ज्यादा ग्लो करता है कि वो हमें क्या होता है, अपीलिंग होती है। बोलो बेटा, कभी देख रहे आप इस चीज को? तो देखो, जैसे इलेक्ट्रॉन था ये लोअर एनर्जी लेवल में था और ये हायर एनर्जी लेवल में बच्चों है। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, जैसे इसको एनर्जी मिली, बोलो बेटा, और जब ये इलेक्ट्रॉन वापस नीचे आएगा तो ये एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज करेगा, करेगा बच्चों। और इस रिलीज एनर्जी के कारण कलर डेवलप होगा बच्चों। तो जो कलर है ना, वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण या ओसिलेशन के कारण कह सकते हैं बच्चों। अपन कह सकते हैं कलर इज ड्यू टू oscillation of
फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई? कलर इज ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या दिस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन हाई मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, है ना? ये आपके मेल्टिंग पॉइंट को, हाई डेंसिटी को, ठीक है ना, ये जो है आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती मेटल की। अब ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो अपन आगे पढ़ते हैं। तो समझ आ गई बच्चों, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, सिंपल सी थ्योरी है। बोलो बेटा, आसान है, आगे चलें? ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट लेते हैं बच्चों अपन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब देखो बेटा, इसको समझना ढंग से, बहुत अच्छे से समझना। बेटा क्या होता है कि जो मेटल का क्रिस्टल होता है ना, उसमें एक एटम चारों तरफ से, है ना, इस तरह से। ये तो मैंने देखो बेटा सिर्फ एक लेयर बनाई है। आप सोचो यहाँ बॉल है, इसके चारों तरफ, इसके ऊपर भी होगा और इसके नीचे भी होगा ना, होगा बेटा? बोलो, समझ पा रहे हो मेरी बात? अरे समझ पा रहे हो? तो अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर मान लो मैं इसको ऐसे समझाऊं कि देखो, इसकी खुद की लेयर में मान लो ये 6 एटम है, 2 इसके ऊपर हो, 2 इसके नीचे हो, तो क्या ये सबके साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा बेटा? क्या ये सबके साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा क्या? बोलो। अरे कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए अगर मान लीजिए आपको टोटल 8 एटम्स हैं या 12 एटम्स हैं, या 12 एटम के साथ अगर आपको बॉन्ड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा बच्चों? आपके वैलेंस ऑर्बिट में भी उतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना। अरे वैलेंस ऑर्बिट में भी उतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना, जबकि आपको पता होगा कि वैलेंस ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इनर्ट गैसेस में होते हैं बच्चों, 8 होते हैं बच्चों। पैलेडियम को छोड़ दो, बाकी की बात करें अपन, तो 8 से ज्यादा होते हैं क्या? अरे किसी के वैलेंस ऑर्बिट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या? नहीं होते। पैलेडियम को छोड़ के बोल रहा हूं मैं, वो एक ही तो मेटल है। बोलो बच्चों। देखो, अगर जैसे आप एस ब्लॉक की बात करो तो इनका कॉन्फ़िगरेशन बच्चों NS12 आता है, तो या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या 2 होंगे। अब बताओ, अगर आप डी ब्लॉक की बात करो तो N-1 D1 to 10 NS1 to 2, तो बताओ N में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक या 2 ही है ना? अच्छा, F ब्लॉक का लिखा था आप लोगों ने N-2 F1 to 14 N-1 D आपका 0 to 1 और NS2। बताओ इस केस में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 ही है ना। आपको बॉन्ड बनाने 8 या 12, तो आपको अगर 8 और 12 बॉन्ड बनाने हैं तो आपके वैलेंस ऑर्बिट में भी 8 और 12 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना? अरे होने चाहिए। देखो बेटा, इन मेटल्स के वैलेंस ऑर्बिट में तो नहीं है, नहीं है ना? बोलो बच्चों। अरे नहीं है तो क्या बोलेंगे? समझो आप, कि अपन बोलेंगे इन मेटेलिक क्रिस्टल, है ना, ईच मेटल एटम is surrounded by 8 और 12 एटम्स। बोलो बच्चों, 8 और 12 एटम से सराउंड होता है ना? होता है बच्चों। अब देखो क्या
for the formation of covalent bond with all surrounding atoms, valence electron should be 8 और 12। बोलो बच्चों, आपको अगर आप ऐसे सोचो कि आपको घेरे हुए मान लो 12 जने खड़े हैं और आपको सबसे सेकंड करना है, सबसे हाथ मिलाना है एक ही टाइम पे, तो आपके 12 हाथ होंगे तभी कर पाओगे ना। बोलो बच्चों, अरे समझ में आया? अब देखो, बट मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन are 8 which is found in inert gases। ठीक है बेटा, अगर अपन इनर्ट गैसेस की बात करें तो उनमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब बेटा इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखो, मेटेलिक बॉन्ड is explained by using following two type of resonance। अब बेटा इसको समझना ढंग से कैसे। सबसे पहले लेते हैं, देखो बच्चों, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। ध्यान से सुनना, इक्विवेलेंट का मतलब ऑल आर सिमिलर। ठीक है बच्चों, सारे के सारे सिमिलर हो। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, समझो बेटा। देखो, लिथियम है, लिथियम के वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलो बच्चों, लिथियम के वैलेंस ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, है बेटा। अब मुझे देखो एक बात बताओ कि सपोज ये लिथियम है, इस लिथियम के चारों तरफ मान लीजिए ये जो सेंटर वाला लिथियम है ना, इसके चारों तरफ इस तरह से ये लिथियम रखे हुए है ना। ठीक है बेटा, अब ये क्या कर सकता है, इसको समझे आप ढंग से। हो सकता है कि इसने एक बार इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है, देखो क्या, कि नेक्स्ट टाइम इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया बच्चों। फिर नेक्स्ट टाइम इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, फिर इसके साथ बना लिया, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। समझ में आ रहा है? बोलो बच्चों, ये क्या कर रहा है, सेंटर वाला लिथियम कभी राइट साइड वाले से, कभी लेफ्ट साइड वाले से, कभी ऊपर वाले से, कभी नीचे वाले से, कभी आगे वाले से और कभी पीछे वाले से, ऐसे बॉन्ड बना सकता है बच्चों। बोलो, तो अब हो क्या रहा बच्चों, ये बॉन्ड क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली घूम रहा है ना, ये बॉन्ड कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा है। और रेजोनेंस में भी क्या होता था बच्चों, बताओ, रेजोनेंस में भी क्या होता था, रोटेशन होते थे, बॉन्ड मूव करता था, बॉन्ड मूव करता था बच्चों। समझ में आया? बोलो बेटा, अब एक चीज बताओ कि लिथियम ने
एट ए टाइम एक ही बॉन्ड बनाया ना, लिथियम ने एट ए टाइम एक ही बॉन्ड बनाया। क्यों बनाया बच्चों बताओ? लिथियम ने एट ए टाइम एक ही बॉन्ड बनाया, क्यों? क्योंकि देखो बेटा 2s1 इसके पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। तो कभी इसने इस लिथियम के साथ, कभी इसके साथ, कभी इसके साथ, है ना। बोलो बच्चों, ऐसे बना सकता है? कभी लिथियम ए के साथ, कभी बी के साथ, कभी सी के साथ, डी के साथ, ऐसे घूमता रहेगा ना, घूमता रहेगा बच्चों। और सारे के सारे लिथियम एक ही जैसे दिख रहे हैं आपको? बोलो, क्लियर है? अब देखो बेटा, ये तो हो गया इक्विवेलेंट। अब देखो बेटा, सुनो, दूसरा समझो, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। नॉन इक्विवेलेंट, इसके नाम से पता लग रहा है आपको? बताओ, नॉन इक्विवेलेंट का मतलब समझो। ऊपर क्या लिखा था? ऑल आर सिमिलर। अब क्या लिखोगे? अब सिमिलर नहीं होंगे ना, है ना। ऑल आर नॉट सिमिलर, सिमिलर नहीं होंगे बच्चों। कैसे समझते हैं? देखो बेटा, ये लिथियम है, इस लिथियम ने क्या किया बेटा, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, लूज कर दिया बच्चों, और दूसरे लिथियम ने इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, ये माइनस बन गया। एक लिथियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और दूसरे लिथियम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया बच्चों, समझ में आया? तो जो लूज करेगा उस पे तो आएगा प्लस चार्ज, और जो गेन करेगा उस पे आएगा माइनस चार्ज। ये बात समझ आएगा बच्चों? बोलो। अब देखो, इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो ये तो बन गया Li प्लस और ये बन गया Li माइनस, बन गया बच्चों। इस Li माइनस की बात को समझते हैं। ये क्या हो गया बच्चों? 1s2 2s2 हो गया ना, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में आया बच्चों। बोलो, अब बताओ, अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये Li माइनस है, ध्यान से सुनना बेटा, 1s2 2s2, इसके पास 2p खाली पड़ा है क्या? 2p खाली होता है बच्चों, 2p होता है ना नेचर में, ठीक है। अब देखो बेटा, सुनो, ये 2s2 है और ये 2p है बच्चों। तो अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन मैं इधर सेंड कर दूं तो देखो मेरे को क्या मिलेगा? ये मिलेगा बेटा, ये मिलेगा एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट। अब देखो, ये अगर दोनों आपस में कंबाइंड हो जाए तो क्या मिल गए बताओ? 2sp ऑर्बिटल्स मिल गए, मिल गए बच्चों। अब बताओ, इस Li माइनस के पास एट ए टाइम कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? इस Li माइनस के पास एट ए टाइम देखो बच्चों 2 हो गए। तो अब ये ऐसा कर सकते क्या बेटा? देखो, ये जो Li माइनस है वो इस तरह से 2 लिथियम के साथ बॉन्ड बना सकता है? बोलो बच्चों, बना सकता है ना? अरे Li माइनस बना सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये Li माइनस बन जाए और ये Li हो गया और इधर ये Li प्लस हो जाए। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ये Li माइनस बन जाए, ये Li और ये Li प्लस बन जाए। समझ में आ रहा है? बोलो बच्चों, बोलो।
तो ये Li माइनस अपने सराउंडिंग एटम के साथ हो सकता है ना, जो इधर भी बॉन्ड बना ले, इधर भी बना ले, इधर भी बना ले, जो इसको सराउंड कर रहे हैं उसके साथ वो बॉन्ड बना सकता है बच्चों? बोलो, अरे बना सकता है क्या? बोलो बच्चों। अब एक चीज बताओ मेरे को, इनको मैंने नॉन इक्विवेलेंट बोला, क्यों बोला बताओ? देखो सारे लिथियम एक जैसे नहीं है, ऊपर देखो सारे न्यूट्रल थे, है ना, और यहां देखो सारे न्यूट्रल नहीं है, किसी पे पॉजिटिव चार्ज है, किसी पे जीरो चार्ज है, और किसी पे नेगेटिव चार्ज है। क्या सारे लिथियम एक जैसे हैं? है क्या बच्चों? नहीं है ना? समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब बताओ, अब एक बड़ी कॉमन सी बात है कि बॉन्ड कितने बनेंगे वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? बॉन्ड कितने बनेंगे वो डिपेंड करता है कि उसके पास क्या है, उसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये बात समझ पा रहे हो आप? उसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अपन कह सकते हैं बच्चों क्या कि मेटेलिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। ठीक है बेटा? अब एक बात बताओ, देखो बच्चों, जैसे फर्स्ट ए है तो फर्स्ट ए वालों का जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है बच्चों। बोलो बेटा, फर्स्ट ए वालों का जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है ना? इस जैसे देखो ये सोडियम है बेटा, तो 1s2 2s2 2p6 3s1। बताओ बेटा इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक ही है ना? तो ये कितना बॉन्ड बना सकता है? ये कितने, एक ही बना सकता है? बना सकता है बच्चों। अब देखो अपन क्या बोलेंगे कि metals of first A can form only one metallic bond at a time। बोलो बच्चों, एक ही बॉन्ड बना पा रहा है? metals of first A can form only one metallic bond at a time। ये बात सबको समझ में आई है ना? and it is formed by s orbital which is non-directional in nature, है ना? जो नॉन डायरेक्शनल होता है बच्चों, which is non-directional in nature, and that's why metallic bond will be very weak। बोलो बच्चों, इनका मेटेलिक बॉन्ड बहुत ही वीक होगा। अरे क्यों होगा, समझना। बोलो बच्चों, देखो एक तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और बना कौन रहा है? एस ऑर्बिटल बना रहा है। याद करो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, इसमें कोई डायरेक्शन होती नहीं है बच्चों। नहीं होती है ना? एस ऑर्बिटल में कोई डायरेक्शन होती नहीं है ना? तो देखो, so metals of first A can cut by knife easily। फर्स्ट ए के मेटल्स बच्चों इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं
कि आप चाकू लेके उनको आराम से काट सकते हो, है ना बेटा? समझ आई बात मैंने क्या बोला? फर्स्ट ए के मेटल्स इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं कि चाकू लेके काट सकते हो आप। पनीर को काटते हैं अपन, पनीर को देखा बेटा काटते हुए, वैसे के वैसे फर्स्ट ए वाले मेटल को आप आराम से काट सकते हो, ठीक है? अब देखो बेटा सुनो ढंग से, जैसे मान लो मेरे पास लिथियम लिथियम है, फिर सोडियम सोडियम है, फिर पोटेशियम पोटेशियम है, फिर रुबीडियम रुबीडियम है, और फिर सीजियम सीजियम है। देखो बेटा यहाँ मेटेलिक बॉन्ड बना 2s के बीच में, यहाँ बना 3s के बीच में, यहाँ बना 4s के बीच में, 5s के बीच में, और 6s के बीच में। तो बताओ बच्चों, याद करो कौन सा बॉन्ड इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, 2s या 6s? कभी पुराने टाइम में इसी चैप्टर में आपने पढ़ा था, याद करो। याद आ गया? आपकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ n की वैल्यू पर डिपेंड करती है। n जितना कम होगा तो n सबसे कम यहीं पर है बच्चों, यहीं पर है, देखो है कि नहीं है? तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि जैसे जैसे अपन इधर गए, है ना, अपन क्या बोलेंगे? देखो बच्चों, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी घटती गई, सॉफ्टनेस ऑफ मेटल बढ़ती गई, बढ़ती जाएगी बच्चों। बॉन्ड की स्ट्रेंथ घटेगी तो अपन आराम से उसको तोड़ सकते हैं। इज इट क्लियर? बोलो बच्चों, समझ में आ गया? पक्का? ठीक है। अब एक बात और सुनो, देखो बेटा, जो सेकंड ए वाले हैं, है ना, तो सेकंड ए वालों का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों NH2 NP0, है बेटा? ये देखो, ये NH2 और ये NP खाली पड़ा होता है इनके पास, है ना? तो बेटा ये इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज सकता है। जब ये भेज सकता है तो अब बताओ इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 हो गए ना? तो अब मुझे बताओ सेकंड ए के मेटल ने कितने मेटेलिक बॉन्ड बनाए? सेकंड ए के मेटल ने 2 बनाए, और फर्स्ट ए के कितने बनाए? फर्स्ट ए वाले मेटल ने 1 बनाया। तो मुझे बताओ किसकी मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी आएगी, फर्स्ट ए की या सेकंड ए की? सेकंड ए की आएगी ना? क्यों आएगी? क्योंकि 2 बन रहे हैं बच्चों, देखो, है ना? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ सेकंड ए वालों की फर्स्ट ए वालों से ज्यादा होगी? क्यों होगी? यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है। इज इट क्लियर? बोलो बच्चों, सबको समझ में आया? पक्का? अब देखो बेटा सुनो, अपन ये बोलेंगे कि बेरिलियम इज द हार्डेस्ट मेटल ऑफ एस ब्लॉक। ये तो कंफर्म है कि मेटल सेकंड ए के हार्ड होंगे ना? अरे फर्स्ट ए के तो हार्ड नहीं हो सकते ना? अच्छा सेकंड ए, अपन देखते हैं कि जैसे जैसे अपन ग्रुप में नीचे जाते हैं, जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाते हैं तो हार्डनेस क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो सबसे हार्ड कौन सा होगा? ऊपर वाला ही होगा बच्चों, बेरिलियम भी होगा। होगा बच्चों, ये सबको समझ में आ गया? ठीक है, आगे देखो बेटा सुनो, अगर मैं ऐसा बोलूं, ये मेरे पास है ना, ये लिया मैंने, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम। अब देखो बेटा सुनो, यहां से सुनिए, ये बेटा CD1 4s2, CD2 4s2, CD3 4s2, CD5 4s1,
TD5 4s2, TD6 4s2, TD7 4s2, TD8 4s2, TD10 4s1 और TD10 4s2। एक बात बताओ बच्चों, इस सीरीज को ध्यान से समझने की कोशिश करो। देखो बेटा, जैसे जैसे आप स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाओगे तो देखो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या है, दिख रहा है आपको? TD5 4s1 है क्या बेटा? देखो 1 2 3 4 5। आप बताओ क्रोमियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों? बताओ कितने हो गए? 6 हो गए ना बेटा? हो गए क्या? तो मुझे एक बात बताओ। अच्छा फिर बेटा देखो Fe से देखो जिंक तक, मैग्नीज को एक बार छोड़ रहा हूं, अपन Fe की बात करते हैं। जिंक तक जैसे ही पहुंचे हम, तो जिंक का कॉन्फ़िगरेशन है 3D10 4s2। तो बेटा आप एक बार बताओ कि 3D10 4s2 अगर है तो इसका मतलब अब इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है ना? नहीं है ना बच्चों? बोलो, समझ में आया? तो मुझे बताओ कि जिंक में जो मेटेलिक बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा या बहुत ही वीक होगा? बताओ बच्चों, वीक होगा ना? या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, चेक करो, होगा बच्चों। तो अब देखो बेटा, पहले मैं ऐसा बोलूंगा, स्कैंडियम से क्रोमियम क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते गए बच्चों। बोलो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते गए क्रोमियम तक, है ना? तो मैं कह सकता हूं बच्चों कि मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती गई, क्योंकि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उस मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी बच्चों। बोलो बेटा, सही बात है? फिर देखो यहाँ क्या बोलेंगे, देखो बेटा Zn CdHg, इनको बच्चों हमने एक नाम दिया था, याद करो, पीरियोडिक टेबल में इनको नाम दिया था क्या? वोलेटाइल मेटल्स। बोलो बच्चों, दिया था। जिंक कैडमियम मरकरी को हमने नाम दिया था वोलेटाइल मेटल्स। इसका मतलब ये बहुत ही वोलेटाइल का मतलब जल्दी वेपर फेज में आ जाते हैं। बोलो बच्चों, आ जाते हैं। इसका मतलब क्या मतलब हुआ? इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लो होगा ना? इनका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। लो बॉइलिंग पॉइंट क्यों है बच्चों? वेरी वीक मेटेलिक बॉन्ड। क्यों है बच्चों? ड्यू टू absence ऑफ, क्या बोलेंगे, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन आपके अनपेयर्ड नहीं है। ड्यू टू absence ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही है बात? जिंक का जो कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों, है ना, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3D10 4s2 है बच्चों। अब CD10 में अभी मैंने बताया था ये इस तरह की पिक्चर है बेटा? जब इस तरह की पिक्चर है, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन क्या है? सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है ना? क्या कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है क्या? जिंक में कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है क्या? नहीं है ना? तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो बोलो बेटा बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बहुत ही कम होगी ना? बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम होगी, इसका मतलब मेटेलिक बॉन्ड बहुत ही वीक है। अब जब मेटेलिक बॉन्ड बहुत ही वीक है तो बोलो उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और जब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो उनका नेचर क्या आएगा? वोलेटाइल नेचर आएगा बच्चों। बोलो बेटा, अरे समझ में आया? ZnCdHg को वोलेटाइल क्यों बोलते हैं? बोलो, आ गया समझ में? अब देखो बेटा, सुनो क्या कि क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन, है ना, ये क्या करते हैं बच्चों?
have highest melting point in their respective d block series। बोलो बच्चों, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो अपनी सीरीज में सबसे, जैसे देखो बेटा 3D सीरीज में सबसे ज्यादा किसका, क्रोमियम का, 4D सीरीज में मोलिब्डेनम का, एंड 5D टंगस्टन का। ऐसा क्यों बच्चों, बताओ ऐसा क्यों? देखो क्रोमियम में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, तो अपन कह सकते हैं ड्यू टू मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बोलो बच्चों ये बात सही है क्या? अब देखो बेटा सुनो, आपको एक बात पता होगी बेटा कि जो टंगस्टन है इसमें क्या खास बात है, मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट अमंग ऑल मेटल्स। बोलो बच्चों टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा होता है। रीजन समझो, देखो बेटा सुनो, अगर आप ध्यान दो कि क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन जैसे जैसे नीचे जाओगे, बोलो बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे ना, अरे प्रोटॉन्स बढ़ेंगे बच्चों, बोलो बढ़ेंगे क्या? तो आप मुझे बताओ जब प्रोटॉन्स बढ़े तो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ेगा। बोलो बच्चों अट्रैक्शन ऑन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, बढ़ेगा बच्चों, अट्रैक्शन ऑन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। समझ में आ रहा है क्या, है ना? अब जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बताओ बच्चों कि मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा बच्चों, बोलो। अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट बात क्या, इफ ए मेटल हैज stable configuration then it has less tendency to form metallic bond। मैंने क्या लिखा कि अगर एक मेटल का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ना तो उसकी बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम होगी। बेटा इनर्ट गैसेस बॉन्ड क्यों नहीं बनाती है, कौन बताएगा? इनर्ट गैसेस बॉन्ड क्यों नहीं बनाती है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ना। वेरी गुड कार्तिक चड्डा। तो देखो बेटा सुनो, यहाँ किसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है? देखो बेटा दिख रहा है आपको, क्रोमियम का स्टेबल है, क्रोमियम का स्टेबल है बच्चों। देखो क्या है 3D10 कंप्लीट फील्ड है, और मैग्नीज का भी स्टेबल है क्या बच्चों? मैग्नीज का भी स्टेबल है क्या? क्यों है मैग्नीज का स्टेबल है? क्योंकि देखो बच्चों ये हाफ फील्ड है, 3D5 याद कीजिए, पढ़ा था, बोलो बच्चों, है ना, पढ़ा था। तो देखो बेटा क्या कि Mn, Tc and Re have low melting point in comparison to former and later metal due to less tendency of metallic bond formation। ये बात सुनाई बच्चों, MnTcRe, Mn के ठीक नीचे अगले सीरीज में टेक्नीशियम आता बच्चों,
और उसके ठीक नीचे कौन आता है, आर आता है बच्चों। अरे ये तो मैंने एक सीरीज ली। अब देखो बेटा सुनो, हुआ क्या कि जैसे देखो ये स्केनियम से चले, फिर नीचे आए, फिर ऐसे, फिर अपन इस तरह से आता है। देखो बेटा ये स्केनियम, ये क्रोमियम, फिर मैग्नीज, फिर Fe और फिर जिंक। समझ में आया ये ऐसा क्यों हुआ? देखो पहले मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा ना, बढ़ा बच्चों, क्यों बढ़ा बताओ? क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे। फिर देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देखो बेटा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे हैं बच्चों। मैग्नीज और जिंक, इनमें क्या खास बात है बच्चों, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पर भी क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो जब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा तो बॉन्ड बहुत ही वीक बनाएंगे, क्योंकि टेंडेंसी नहीं होगी इनकी बनाने की। तो जब बॉन्ड बहुत वीक होगा तो इनकी रेडियस भी क्या आएगी, ज्यादा आएगी या कम आएगी? बॉन्ड बहुत वीक होगा तो एटम बच्चों क्या होंगे, एक दूसरे से ज्यादा दूर होंगे। बोलो बच्चों, अब जब एटम एक दूसरे से ज्यादा दूर दूर होंगे तो बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा आएगी ना। बोलो बच्चों, एटम जब एक दूसरे से ज्यादा दूर दूर होंगे तो बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा आएगी, आएगी। ठीक है, तो बेटा ये हो गया आपका मेटेलिक बॉन्ड कंप्लीट। ठीक है ना, इतना ही है ये।